शायान सॉरी, उस दिन के रवैये के लिए मैं माजरत खा हूँ। कमरे में छाए सन्नाटे को माया की नदामत से भरपूर आवाज़ ने तोड़ा था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। शान बेगानगी का इजहार करता ऐसे गोया हुआ जैसे वो कुछ जानता ही ना हो, उसे कोई फर्क ना पड़ा हो। शायान के इस रवैये पर माया के दिल में दर्द की एक लहर उठी, आंखों में नमकीन पानी जमा शुरू होने हो गया। आप नाराज़ हैं ना मुझसे? नहीं तो मैंने क्यों नाराज़ होना है? मुझे नाराज़ होने का कोई हक नहीं है आपसे। शायान तंज के तीर चलाता मुस्कुराते हुए बोला। तंज कर रहे हैं आप? मतलब आप नाराज़ हैं? आई एम रियली सॉरी। माया नमकीन पानी अपने अंदर धकेलते बोली। एक बात बताएं, मैं आपसे क्यों नाराज़ हूँगा, जबकि मुझे नाराज़ होने का कोई हक नहीं है आपसे। नाराज़गी वहाँ होती है जहाँ प्यार हो, कोई रिश्ता हो, मान हो। जहाँ तक मुझे मालूम है हमारे नाराज़ होने का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना सामने वाले को ना आपको। लेकिन मेरा आपसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर आप ये सवाल पूछ क्यों रही हैं? मैं एक डॉक्टर साथी होने के नाते आपकी अयादत के लिए आया हूँ, तो फिर भला मैं क्यों नाराज़ हूँगा और कैसे? शायान माया के चेहरे के बदलते रंग और नदामत के आसार देखते आखिर में कहकहा लगाकर बोला। शान प्लीज़, मैं आपकी बातों से हर्ट हो रही हूँ। माया जब्त खोते आंसू बहाते बोली। और जो मैं हर्ट हुआ हूँ आपकी बातों से? क्या कहा था आपने कि आपके रास्ते खारदार हैं और मंजिल मौत? ऐसा क्यों है? क्यों मरना चाहती हैं आप? क्या आपको लगता है कि मेरा साथ आपकी मौत है? मैं आपको मार दूंगा, छोड़ दूंगा? आप मुझे इतना कमज़ोर मर्द समझती हैं? मैंने मोहब्बत का हाथ एक मर्द की तरह बढ़ाया है। मैंने कोई ओछी हरकत करने की बजाय आपको बोला कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। मैंने आपको किसी गलत काम के लिए नहीं बोला, अपना हक इस्तेमाल करते आपको शादी का बोला था, जिस पर आपका रिएक्शन काफ़ी तसल्ली बख्श था। और मुझे उसी वक्त जवाब मिल गया कि आप मुझे दूसरे मर्दों की तरह गिरा हुआ समझती हैं, जो मैं आपका हाथ थाम कर छोड़ दूंगा और आप मर जाएंगी। शायान गुस्से से बेकाबू होता माया पर चिल्लाने लगा। आवाज़ इतनी बुलंद ज़रूर थी कि कमरे के सामने से गुजरते ज़फ़र साहब तक उसकी आवाज़ पहुंच चुकी थी। नहीं, ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हैं। वो मेरा मतलब वो नहीं था। प्लीज़ बिलीव मी, आई लव यू शायान। मुझे नहीं मालूम मुझे उस वक्त क्या हुआ था। माया हैरत से आंखें फाड़े शायान के गुस्से से तने चेहरे को देखते बोली। शायान उसके अल्फाज पर नर्म पड़ता नजर आया तो ज़फ़र साहब के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो बेजान कदमों के साथ सतून से टेक लगाए वहीं बैठते चले गए। वाकई मोहब्बत करती हो? अगर करती हो तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया था? क्या इतनी ही बेयकीनी थी मुझ पर? शायान माया के आंसुओं से तर चेहरे और सुर्ख होती नाक को दिलचस्पी से देखते बोला। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोलूं। मैं उस वक्त टेंशन में थी तो प्लीज़ सॉरी शायान, अब उस बात को छोड़ें भी। सॉरी बोल रही हूँ ना, यकीन क्यों नहीं कर लेते आप? माया बहती नाक साफ करते इस बात में सर हिलाते नरोठेपन से बोली। शायान उसकी अदा पर मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। ठीक है, कर लिया यकीन पागल लड़की, आइंदा ख्याल रखना। और जो पहले बोला था कि ज़्यादा बहादुर मत बनकर दिखाओ, वो भी याद रखना। शायान माया के बैंडेज लगे हाथ पर अपनी गिरफ्त मजबूत करता हुआ बोला। माया इस बात में सर हिलाती मुस्कुरा दी। इब्तिहाज सर, फरीहा बौखलाते हुए बुड़बुड़ाई थी। वसीम फरीहा के हवास बाख्ता चेहरे को देख परेशान होता उसकी तरफ बढ़ा। फरी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, ये तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों पड़ रहे हैं? वसीम फरीहा के यकदम जर्द पड़ते चेहरे को देख उसके बर्फ जैसे ठंडे हाथों से जूता पकड़ते हुए बोला। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरी तबीयत खराब है वसीम, जल्दी चले यहाँ से, मेरा दिल घबरा रहा है। फरीहा बर वक्त खुद पर काबू पाती वसीम का बाजू थामे बुरी तरह से उसे साथ घसीटते आगे बढ़ गई। लेकिन फरी, तुम पानी पी लो आराम से, ज़रा तबीयत संभलती है तो अच्छे से चलने के काबिल भी हो जाओगी। ऐसे तो तुमसे चला नहीं जाएगा, बिगड़ जाएगी तुम्हारी तबीयत। वसीम फरीहा का रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए बोला, जबकि फरीहा अपने हाथ चेहरे के सामने करती लड़खड़ाते हुए वसीम के सीने से जा लगी। नहीं वसीम, जल्दी चलें यहाँ से, मेरा दिल इतने हजूम में घबरा रहा है। प्लीज़ चलें, मैं ठीक हूँ, घर चलते हैं, फिर शॉपिंग कर लेंगे आकर किसी दिन। फरीहा ने ज़रा सा सर उठा कर देखा। इब्तिहाज गुजर चुका था, अब उसकी पुश्त फरीहा के सामने थी। फरीहा वसीम से अलग होती बाहर की जानिब बढ़ी थी। तुम परी के साथ यहाँ रुको, मैं पेमेंट करके आता हूँ।
वसीम फरीहा के बाजू से थामे एक पिलर की ओट में खड़े होते हुए बोला था, जबकि फरीहा चोर नज़रों से इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे वो कहीं नज़र नहीं आया। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ एक लड़की सफ़ेद ड्रेस में खड़ी थी, आपने उसे देखा क्या? एक खूबरू नौजवान फरीहा के पास आते बोला। फरीहा मारे खौफ के कांपने लगी थी, चेहरे का रंग फक हुआ था। नहीं नहीं देखा। फरीहा अजनबी शख्स को देखते नॉर्मल होती। नफ़ी में सर हिलाने लगी। लड़का शुक्रिया अदा करता आगे बढ़ गया। साहिबा कहाँ थी तुम यार, ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ मैं तुम्हें। साहिबा एक ड्रेस को देखते मशहूर होती उसकी तरफ बढ़ी। हजूम की वजह से वो हादी को बहुत पीछे छोड़ आई थी। हादी उसे मॉल में ढूंढता एक पिलर के पास खड़ा देख उस जानिब आया, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही साहिबा वहां से जा चुकी थी। हादी बमुश्किल उसे ढूंढता फूले सांस के साथ उस पर गुस्सा हो रहा था। साहिबा शर्मिंदा होती सर झुका गई। कहाँ थी, अब बताओगी या शर्माते रहना है बस? यार अब तो शर्माना छोड़ दो, आखिर मैं तुम्हारा होने वाला शोहर हूँ अब। हादी साहिबा के शर्मिंदा होने पर बात बदलता खुशगवार मूड में बोला। साहिबा सुर्ख होते चेहरे के साथ सर झुकाए इरेलब मुस्कुराई थी। चलो अपनी होने वाली बेगम के लिए अब निकाह का जोड़ा तो पसंद करें। हादी साहिबा का हाथ थामे आगे बढ़ गया। साहिबा हादी के साथ कदम से कदम मिलाई चलती गोया हवा में उड़ रही थी। ये देखो साहिबा, ये कैसा है? हादी रेड एंड वाइट कलर का लहंगा हाथ में थामे साहिबा को उसकी जानिब मुतवज्जो करता दूसरे ड्रेसेस की तरफ देखने लगा। अच्छा है। साहिबा दुपट्टे के कीमती पल्लू को हाथ में थामे उस पर हाथ फेरते बोली। क्या अच्छा है? ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा, सब अच्छे हैं, कोई सिलेक्ट भी करो यार, या फिर मुझे ही पागल करने का इरादा है? लड़कियों को शौक होता है शॉपिंग का, एक तुम हो के अपनी शादी की शॉपिंग में भी दिलचस्पी नहीं ले रही। शादी कौन सा रोज रोज होती है? अपनी मर्जी और पसंद से चीजें खरीदो। मुझ मासूम को क्यों घसीट रही हो? इससे बेहतर है कि मामा को ही भेज देता मैं तुम्हारे साथ, कम से कम मुझे तो ऐसे सब ड्रेसेस तुम्हें पकड़ पकड़ कर न दिखाने पड़ते ना। हादी जिद छोता तमाम बैग्स पटकता कुर्सी पर पांव फैलाकर बैठते हुए बोला। लेकिन आप बहुत अच्छा चूज़ कर रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। मैं बोल देती हूँ अच्छे हैं, जो आपको पसंद है वो ले लें, मुझे शॉपिंग का कोई ख़ास आइडिया भी तो नहीं है। साहिबा शर्मिंदा होते हुए बोली। वो बेबसी से अपने नाखून नोचते सर झुकाए हादी के पहलू में बैठते बोली। साहिबा तुम्हें पता है क्या? हादी आंखें सुकेड़ते सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। क्या? साहिबा परेशान होती हादी को देखने लगी। यही कि मैं यहाँ रोज़ किसी न किसी के साथ शादी की शॉपिंग करने आता हूँ, या फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को शॉपिंग के लिए यहाँ लाता हूँ, इसलिए मुझे औरतों की तमाम अशिया खरीदने का तजर्बा है, जभी तो मैं खरीदारी किए जा रहा हूँ ये सारी। हादी तंज से कहता शॉपिंग बैग्स थामे साहिबा को घूरने लगा। साहिबा हादी की बात पर ना चाहते हुए भी अपना कहका नहीं रोक सकी। हाँ हंस लो, तुम्हें तो फ्री की सर्विस मिली है, हंसोगी क्यों नहीं तुम? हादी जलता कुर्ता साहिबा के हाथ थामते आगे बढ़ गया। प्लीज़ अब की बार कोई अच्छा सा ड्रेस पसंद कर लो, अब मुझसे और नहीं घूमा जाता तुम्हारे साथ। हादी साहिबा की तरफ मासूमाना अंदाज में देखते बोला। इब्तहाज खान वल हाकिम खान नवीद वल हाशिम खान सिक्का राइजुल वक्त, ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ हॉल में फैले सन्नाटे को चीरती हुई इब्तहाज के कानों तक पहुंची। इब्तहाज ने अजियत से आंखें मींच ली। नहीं। इब्तहाज की आवाज़ हॉल में मौजूद तमाम नफूस को बेजान कर गई थी। सारिया बेगम के कानों में साएं साएं होने लगी। उन्हें अपनी समात पर शक गुजरा था। इब्तहाज क्या कह रहे हो ये तुम्हें ये निकाह कबूल नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है बेटा? सारिया बेगम बेयकीनी की कैफियत में बुत बने इब्तहाज को बाजू से थामे झंझोड़ते हुए बोली। नहीं है मुझे ये निकाह कबूल, मैं इमामा नोमान से मोहब्बत करता हूँ, उसी से करता रहूँगा, उसकी जगह कोई औरत नहीं ले सकती। आग लगा दूंगा मैं हर चीज़ को, पीछे हट जाए मेरे रास्ते से, मैं उसे कब्र से उठाकर ले आऊँगा। आखिर क्यों उसे मेरी तकलीफ़ अजियत और दर्द का एहसास नहीं होता? क्यों मर गई वो? इब्तहाज सारिया बेगम का बाजू झटके से हटाता हुआ राहदारी में लगे गुलाबों को नोचता जनूनी अंदाज में आगे बढ़ता जा रहा था। उसकी हालत देखते किसी ने उसे रोकने की जहमत तक नहीं की थी। इब्तहाज रुक जाओ, अगर मेरी ज़िंदगी और मुझे चाहते हो तो यहीं रुक जाओ, अपने कदम रोक लो। मैंने तुम्हें बोला था ना, तुम पहले ही सब कुछ खो चुके हो, अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन मैं हूँ, मुझे भी खो दोगे तुम। जैसे अब पछतावा तुम्हारा मुकद्दर ठहरा है ना, वैसे ही गहरा पछतावा तुम्हें अपनी लपेट में ले लेगा। सारिया बेगम की गुस्से से तनतनाती आवाज़ इब्तहाज के कानों में पिघला हुआ सीसा बन के उतरी थी। इब्तहाज के उठते कदम अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे थे।
कोई आवाज़ उसके कदम नहीं रोक पाई थी। हादी, मुझे आपको कुछ बताना है जो मैं बहुत अरसे से आपसे छुपा रही हूँ। मुझे लगता है अब मुझे बता देना चाहिए। रेड कलर के कीमती लहंगे में मलबूस साहिबा का दो आतिशा हुस्न हादी की आंखों को खीरा कर रहा था। शफाफ रंगत, तीखे नकूश पे ब्यूटिशियन का कमाल। साहिबा वाकई नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। पार्लर से हॉल की जानिब आती गाड़ी में हादी की नर्म गंभीर आवाज़ गूंजी थी। साहिबा अपने मेहंदी लगे हाथों को देखती, खुद में हिम्मत मुश्तमे करती हादी के चेहरे के तासुरात जांचने लगी। अब बोलो भी, क्या कहना चाहती हो? खामोश क्यों हो? हादी एक नज़र अपनी तरफ मुतवज्जो साहिबा को देखते सड़क पर देखते हुए बोला। वो दरअसल साहिबा जैसे जैसे अपनी बात मुकम्मल करती गई, हादी के चेहरे के रंग बदलते गए, चेहरे के नर्म नकूश तन गए। गाड़ी को यकदम ब्रेक लगा था। साहिबा खुद को संभालती हादी की तरफ मुतवज्जो हुई। हादी के चेहरे के तासुरात उसका दिल होला रहे थे। साहिबा, तुम बार बार अपने माजी को दोहराकर साबित क्या करना चाहती हो? या फिर मैं ये समझूं कि तुम इस शादी के लिए रजामंद नहीं हो, इसलिए ये सब बोल रही हो कि मैं खुद ही बदगुमान होकर ये शादी तोड़ दूंगा? अगर ऐसा है तो ठीक है, आज ये निकाह नहीं होगा। और अगर तुम ये निकाह करना चाहती हो तो फिर दोबारा अपने माजी को लेकर मत बैठ जाना। वो तुम्हारा माजी था यार, भूल क्यों नहीं जाती तुम कि ये हाल है? उस पर फोकस करो, पुरानी यादों को दफना दो आज, और अपनी नई जिंदगी के सफ़र का आगाज़ करो। हर घड़ी हर लम्हे चाहते कशीद करो, ना कि अपनी ज़िंदगी के इस खूबसूरत आगाज़ को अपने माजी की यादों से, तलखियों से कड़वा कर डालो। हादी जिद जोते साहिबा को डांटने वाले अंदाज में बोला था। साहिबा जवाबन इस बात में सर हिलाती खामोश हो गई। सॉरी। गाड़ी में काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही। इस खामोशी की चादर को साहिबा की नर्म और नदामत से भरपूर आवाज़ ने तोड़ा था। हादी, मैं चाहती हूँ कि हमारे दरमियान आने वाली ज़िंदगी में किसी बात पर कोई बदगुमानी पैदा ना हो। हमारे रिश्ते में किसी किस्म की गलत फहमी की गुंजाइश ना रहे। बस इसीलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा था। अभी कुछ देर बाद निकाह है हमारा। मैं नहीं चाहती कि ऐन वक्त पर हमें किसी परेशानी का सामना करना पड़े। साहिबा हादी के तने चेहरे को परेशानी से देखते लरजती आवाज़ में बोली, प्लीज़ साहिबा, दोबारा हमारे दरमियान ऐसे कोई बात नहीं होगी। तुम जो भी थी, तुम्हारा क्या माजी था, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे अब ये मालूम है कि अब तुम मेरी हो, मेरी मेरी मोहब्बत हो, मेरी दस्तरस में हो, और मैं तुमसे एक पाकीज़ा रिश्ते में बनने जा रहा हूँ। और चंद लम्हों बाद तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, और मैं अपनी होने वाली बीवी के मुंह से किसी गैर मर्द का नाम नहीं सुन सकता। इस मामले में मैं बहुत पोजेसिव हूँ। गैरतमंद मर्द अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा देता है। वो अपनी माँ और बहन की इज्जत के डर से किसी की माँ के घात गलत नहीं कर सकता। जानता है कि दुनिया मकाफाते अमल है। अगर आज वो किसी के साथ बुरा कर रहा है, किसी को धोखा दे रहा है, तो कल उसकी बहन या बेटी के साथ धोखा ज़रूर होगा। मर्द की एक बुरी आदत ये भी है कि उसे हमेशा ऐसी बीवी चाहिए जिसे कभी गैर मर्द ने देखा ना हो, अनछुई, बाकिरदार। लेकिन वो ये भूल जाता है कि वो भी किसी की बीवी बनेगी। जिसकी ज़िंदगी आज वो बर्बाद करने जा रहा है, उसका मर्द भी उसके साथ यही ख्वाहिश रखता होगा उसके बारे में। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके सुकून से सोने वाले मर्द को मैं मर्द नहीं कहता, एक भेड़िया और दरिंदा बोलूँगा, जो अभी सोया है और वक्त आने पर जाग जाएगा। और साहिबा, मैंने आज तक किसी की ज़िंदगी के साथ कोई खेल नहीं खेला। मैंने किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मेरी माँ ने मेरी तरबियत बहुत अच्छी की है। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी भी मेरी वफादार बन के रहे। माजी था, गुजर गया। हाल है जो हमारे हाथ में है, और मैं चाहता हूँ तुम अपने हाल को मेरे मुताबिक ढालो, मेरी वफादार बनकर ज़िंदगी गुजारो। हादी अपनी गंभीर आवाज़ में बोला। लहजे में पहले की निस्बत कदरे नरमी थी। मैं वादा करती हूँ कि आपकी वफादार बन के रहूँगी। साहिबा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हादी के हाथ पर रख दिया। हादी भी मुस्कुराते हुए साहिबा की जानिब देखने लगा। दोनों हॉल में पहुँचे तो गुलाबों की पत्तियों से उनका इस्तकबाल किया गया। हादी उसका हाथ थामे स्टेज की तरफ बढ़ा। हर आंख साहिबा के हुस्न पर मारे हैरत से खुली रह गई। हॉल में मौजूद तमाम नफूस हादी की किस्मत पर रश्क करने लगे। इब्तहाज, कहाँ खो गए हो बेटा? मौलवी साहब तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। सारिया बेगम ने खोए हुए इब्तहाज को हिलाया तो इब्तहाज गहरे ख्याल से चौंकते फटी फटी आंखों से सारिया बेगम को देखने लगा। उसकी आंखों में बहुत कुछ था,
अजियत, दर्द, अधूरी मोहब्बत का दुख। सारिया बेगम उसके पैगामात से भरपूर आंखों को देखती दानिस्तगी में सर झुका गई। इब्तहाज खान वल्द हाकिम खान, क्या आपको नवीन हाशिम वल्द हाशिम अहमद के साथ 1 लाख सिक्का राइजुल वक्त ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ एक बार फिर गूंजी थी। इब्तहाज शिद्दत से आंखें मीचे अल्फाज को तरतीब देने लगा, लेकिन हलक से आवाज़ बरामद ही नहीं हो रही थी। इब्तहाज, अब तुम्हारे पास मेरे सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुमने अब भी मेरा फ़ैसला नहीं माना तो मुझे भी खो दोगे। सारिया बेगम की आवाज़ इब्तहाज के कानों में गूंजी थी। इब्तहाज बेटा, जवाब दो, मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं। सारिया बेगम इब्तहाज के बाजू पर जोर डालते बोली। कबूल है। इब्तहाज बंद आंखों से बमुश्किल बोल पाया। हर तरफ से मुबारकबादों का शोर मचा, लेकिन इब्तहाज के अंदर वहशत ने डेरे डाल दिए थे। इब्तहाज के वहशी दिल में इमामा की चीखों पुकार और ज़्यादा ज़ोर से गूंजने लगी। प्लीज़ खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। क्यों हमारे पीछे पड़ गए हो? आज मेरा निकाह है, मेहमान आए हैं सब। अगर मैं घर नहीं गई तो मेरे माँ बाप की बहुत बेइज्जती होगी। प्लीज़ रहम खाओ मुझ पर, छोड़ दो मुझे। मुझसे दुश्मनी लेने वाले का अंजाम सिर्फ मौत है, और मैं तुम्हें एक ही बार नहीं मारूंगा, बार बार मारूंगा। अपने आहिस्ता आहिस्ता बदले के चाबुक से मारूंगा। इब्तहाज खान से दुश्मनी लेने वालों का अंजाम सिर्फ मौत है। मैंने उसे मार दिया मॉम, वो मर गई। उसने मुझे बोला था मैं बहुत पछताऊंगा। मुझे इमामा चाहिए मॉम, बस इमामा। मुझे उससे मोहब्बत होने लगी है। मोहब्बत नहीं, शायद इश्क। इब्तहाज बेटा, सारिया बेगम की आवाज़ पर इब्तहाज ने अपनी लाल अंगारा आंखें खोली थीं। सारिया बेगम उसकी आंखें देखकर ही डर गई। उन आंखों में वहशत, अजियत, क्या कुछ ना था। सारिया बेगम के दिल को कुछ हुआ था। कहाँ जा रहे हो इब्तहाज? सब मेहमान यहाँ मौजूद हैं। इब्तहाज को तेज़ी से उठते देख सारिया बेगम उसकी तरफ लपकी। मॉम, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दें अभी। इब्तहाज के लहजे में आंसुओं की आमेज़िश थी। सारिया बेगम आगे बोल नहीं सकी कुछ। इब्तहाज स्टेज से उतरता बाहर की जानिब बढ़ गया। तुम? इब्तहाज ने लॉन में किसी की मौजूदगी को महसूस करते जैसे ही इधर उधर नजरें दौड़ाईं, सामने फरीहा को देखते हैरत से उसकी तरफ बढ़ा। फरीहा अपने सर पर कच्चे धागे से बंधी तलवार के डर से हॉल से बाहर लॉन में तन्हा गोशे में आई थी, लेकिन वो तलवार उसकी गर्दन तक आन पहुंची थी। इमामा कहाँ है? क्या इमामा? लेकिन उसे तो तुम अपने साथ ले गए थे ना, वो वापस नहीं आई कभी। फरीहा लरजती आवाज़ में खुश्क होंठों पर जुबान फेरते बोली। कहाँ है इमामा? बताओ मुझे, मुझे इमामा चाहिए। तुम लोगों ने छुपा के रखा है ना उसे, बताओ जल्दी, कहाँ है वो? मुझे पता है वो मरी नहीं है, मेरा दिल कहता है वो जिंदा है। मरे हुए लोगों के लिए दिल नहीं धड़कते, पुख्ता यकीन नहीं होता। वो जिंदा है, कहाँ है? बताओ प्लीज़, बताओ मुझे। क्या इमामा मर गई? ऐसे नहीं हो सकता। वो कभी वापस नहीं आई घर, और हमने भी वो घर छोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। तो तुमने अगवा किया था ना उसे, तुम्हें पता होगा कि वो कहाँ है। फरीहा डरते हुए इधर उधर नजरें घुमाते हुए बोली। मुबादा वसीम ना आ जाए वहाँ। तुम जानती हो वो कहाँ है, तुम्हारी दोस्त थी ना वो। प्लीज़, मैं तुम्हें इस काम के लिए मुआवजा भी दूंगा, जितना तुम बोलोगी, मुंह मांगी रकम दूंगा, लेकिन मुझे किसी भी तरह मेरी मोहब्बत लौटा दो प्लीज़। इब्तहाज टूटे लहजे में हाथ जोड़ता हुआ बोला। फरीहा हैरत के मारे मुंह खोले 4 बरस पहले वाले इब्तहाज और अब अपने सामने हाथ जोड़े खड़े टूटे हुए इब्तहाज का मवाजना करने लगी। मोहब्बत? हाँ मोहब्बत, लेकिन तुम तो नफरत करते थे ना उससे। उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी तुमने, उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। इज्जत का आसमान अगर सर से छीन लिया जाए, सर उठाकर चलने के लिए ज़मीन छीन ली जाए, तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम उससे मोहब्बत करते हो? और ये तुम भूल रहे हो कि आज ही तुम्हारा निकाह किसी और से हो चुका है। फरीहा सीने पर हाथ बांधे तनफ्फुर से बोली थी। आंखें इब्तहाज आंखों में नमी लिए उस मजाक उड़ाती लड़की को देखने लगा। हाँ, करता था नफरत, मैंने बहुत गलत किया था उसके साथ, लेकिन अब मैं अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ। मैं एक बार उसे देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ उससे, माफ़ी मांगना चाहता हूँ, फिर शायद मैं सुकून से जी सकूं। लेकिन तुम खुद बोल रहे हो कि वो मर चुकी है, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो नहीं मरी, जिंदा है वो। मेरा दिल कहता है कि वो जिंदा है। मैंने उसके घर में सिर्फ सफ़े मातम देखी थी, लेकिन मुझे बहुत अरसे से मालूम हुआ था
कि उसके वालिद का इंतकाल हुआ था। जिस दिन मेरे डैड की वफ़ात हुई थी उसी दिन इमामा के फ़ादर की भी मेरी वजह से वफ़ात हुई। मैंने एक दिन में 2-2 कत्ल किए हैं और इमामा को मारने की कोशिश की थी मैंने। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गई, बच गई या मर गई, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मैं हर रोज़ उसे ढूँढने के लिए जाता हूँ, वो मुझे कहीं नहीं मिलती। सब कहते हैं वो मर गई, मुझे भी एहसास होता है, लेकिन मेरा दिल मुझे डपट देता है कि वो ज़िंदा है। मैं हर गुज़रते दिन के साथ उससे मोहब्बत में मुब्तला होता जा रहा हूँ। अगर वो मर गई है तो उसकी मोहब्बत मेरे दिल में क्यों जाग रही है? इब्तिहाज बेबसी से आंखें बंद करते हुए बोला। फरीहा उसके चेहरे से झलकती नदामत को बगौर देखने लगी। अब क्या चाहते हो तुम मुझसे? जबकि मैं पहले भी तुम्हारा बहुत साथ दे चुकी हूँ, अब मज़ीद नहीं दे सकती। अब मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरा शौहर काफ़ी गुस्से वाला है। मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। बेहतर होगा अब तुम मेरे सामने आने से गुरेज ही करो। फरीहा नागवारी से नाक चढ़ाते बोली, लेकिन मैं तुम्हें इस काम के लिए भी पहले से ज़्यादा दुगनी रकम दे सकता हूँ पहले से, या जितनी तुम चाहो मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन प्लीज़ तुम मेरी मदद कर दो, मैं इमामा के लिए हर हद तक जा सकता हूँ। इब्तिहाज मोहम सी उम्मीद के सहारे बोला था। मुझे तुम्हारी रकम से कोई सरोकार नहीं है इब्तिहाज खान। और ठीक कहा तुमने, तुम वाकई मामा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो और तुम वो तमाम हदूद पार कर चुके हो। अब वो तुम्हें मिल भी गई तो तुम्हारे मुंह पे थूकेगी। तुम माफ़ी की उम्मीद लगाए बैठे हो उससे। फरीहा नागवारी से अपने घुंघरियाले बाल शाने से झटकते हुए बोली, मिस फरीहा सुल्तान, शायद आप ये भूल रही हैं कि मेरे साथ साथ आप भी मामा की गुनाहगार हैं। अगर मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है तो उसमें आपकी ईमान फरोशी की दास्तान भी रकम है। इब्तिहाज अपने लहजे में इत्मीनान समोए बोला तो फरीहा हैरत से इब्तिहाज को देखने लगी कि क्या कहना चाहते हो तुम? वही जो तुम समझ कर भी ना समझ बन रही हो। पहले तो तुम्हें काफ़ी अपने ईमान की फिक्र लाहक थी, लेकिन चंद रुपए के बदले तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार थी। अब किस मुंह से बोल रही हो कि इमामा मुझे माफ़ नहीं करेगी, जबकि मेरे साथ बराबर के गुनाह में शरीक तुम भी हो। क्या तुम्हें वो माफ़ कर देगी? ईमान देखा है तो इमामा का, जो भरी महफिल में रुसवा होती, ताउम्र दुनिया की नफ़रत से भरपूर जुमले सुनेगी मेरी वजह से। लेकिन उसने अपना ईमान नहीं बेचा, अपनी इज्जत नहीं बेची, अपना आप मेरे हवाले नहीं किया था। मुझे तो अपने गुनाहों का एहसास है, लेकिन तुम्हें तो वो भी नहीं है। इब्तिहाज सामने खड़े बुत पर वार करने लगा। फरीहा तिल मिलाती हुई चंद कदम आगे बढ़ी। और तुम शायद ये भूल रहे हो कि तुमने मुझे धमकी दी थी, और मुझे अपने वालिदैन की इज़्ज़त अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा अजीज़ थी। मुझे उसके लिए जो बेहतर लगा मैंने कर लिया, और तुमने अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए किसी और की इज़्ज़त को दांव पर लगा दिया। मैं तो चलो माना वहशी दरिंदा, एक गिरा हुआ इंसान था, लेकिन तुम तो बहुत शरीफ थी ना, इज़्ज़तदार घराने से ताल्लुक़ रखने वाली। फिर तुमने क्यों बेचा अपना ईमान? किसी को गलत बोलने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक लिया जाए तो मुंह की नहीं खानी पड़ती। शट अप, जस्ट शट अप इब्तिहाज खान। सच्चाई सुनने का हौसला नहीं है क्या? बकवास बंद करो इब्तिहाज खान। अपने गुनाह मेरे खाते में डालने की कोशिश मत करो। इब्तिहाज बेटा, आ जाओ, रस्म शुरू होने वाली है, इंतज़ार कर रहे हैं तुम्हारा अब हम। इससे पहले कि इब्तिहाज कुछ और बोलता, सारिया बेगम उसे ढूंढते हुए वहां आन पहुंची। बाजू से उसे थामे अंदर ले गई वो। इब्तिहाज बिना कुछ बोले सारिया बेगम के साथ हॉल की जानिब बढ़ गया, लेकिन चंद लम्हों के लिए चेहरा मोड़ा तो फरीहा अपने सर दोनों हाथों में थामे कुर्सी पर बैठी नजर आई। इब्तिहाज के होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। फरीहा को अपने पीछे एक आवाज़ सुनाई दी जो उसके बहुत करीब थी। फरीहा ने चेहरा मोड़ा तो अपने सामने खड़े वजूद को देख उसके पैरों तले से ज़मीन सिरक गई। दिमाग में धमाके होने लगे।